नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें देश की पड़ी। क्या अमेरिका भारत से इस कदर बौखलाया हुआ है कि अब कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाने लगा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप के शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर के एक बयान से हर कोई हैरान है। वो भारत जिसने हमेशा रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का पक्ष लिया, उसके ऊपर ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने उसी युद्ध को भड़काने का आरोप लगा दिया है। मिलर कह रहे हैं कि भारत रूस को युद्ध में फंडिंग कर रहा है। मिलर कह रहे हैं कि भारत इस युद्ध को भड़का रहा है। मिलर कह रहे हैं कि भारत के पैसे से रूस यूक्रेन पर उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो इस युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, ये कौन सा कंट्री कह रहा है जो सबसे पहले अपना हित देखता है? वो कंट्री जो पूरी दुनिया में सबसे पहले किसी भी चीज में सबसे पहले अपना फायदा देखता है, अमेरिका। आपको दिखाएंगे उसके कारनामे एक एक करके, लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। हालांकि इस पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। कुछ उसके कारण भी हैं जो हमें सूत्रों ने बताए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका को रूस और भारत की दोस्ती चुभ क्यों रही है? आखिर क्या कारण है अमेरिका को इस तरह से भारत का रूस से तेल खरीदना इतना अखर क्यों रहा है? इसके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती से अमेरिका को चिढ़ है। वो कारण आपको दिखाते हैं। सबसे पहला कारण तो ये देखिए, भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर में चाहता है एंट्री अमेरिका। जी हां, आप सबको मालूम है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। कई नेगोशिएशंस हो चुके हैं, कई राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, और अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर में एंट्री दे, और भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत ने बार बार कहा है क्योंकि भारत में 60% से अधिक आबादी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, उन पर असर पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, जबकि भारत को रूस इस वक्त सबसे सस्ता तेल दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे ताकि उनका डिफेंस सेक्टर और मुनाफा वसूले, जबकि रूस और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप दशकों पुरानी है और काफी मजबूत है। देखिए, और इसके अलावा अब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, रूस के बजाय अमेरिका से हथियार खरीदने को अमेरिका पुश कर रहा है भारत को, और अमेरिका रूस को अलग थलग करना चाहता है, जिसमें भारत सबसे बड़ी बाधा है उसके लिए। और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से भी अमेरिका असहज है, क्योंकि भारत अपने देश की नीति अमेरिका के कहने पर नहीं बल्कि अपने देश की जरूरतों के हिसाब से बनाता है। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल हैं सीधे, क्या ट्रंप की नीति फूट डालो और राज करने वाली है? क्या भारत अमेरिका से पूछकर अपनी नीतियां बनाएगा? क्या ट्रंप ये चाहते हैं? क्या ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मेजर जनरल यश मोर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ रही हैं। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। संजय राणा जो कि बीजेपी सपोर्टर है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जनरल मोर, शुरुआत आपसे। जनरल मोर, आखिर ट्रंप को इतना अखर क्यों रही है भारत और रूस की दोस्ती? और क्या पुतिन क्योंकि ट्रंप के निशाने पर हैं, इसलिए जो इस वक्त रूस के साथ हैं, या कहें जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि भारत तो अमेरिका के साथ भी व्यापार कर रहा है, वो अखर रहे हैं ट्रंप को? देखो गौरव, कई चीजें हैं इसमें क्योंकि ये अकेला, पहले जब ट्रंप की स्टार्ट हुई थी प्रेसिडेंसी, उन्होंने पुतिन को काफी फ्री हैंड दिया और उन्होंने कहा ये मेरे फ्रेंड हैं, और काफी चीजों पे उन्होंने सोचा लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन बहुत सी कोशिश करने के बाद भी पुतिन ने एक बात नहीं सुनी अमेरिका की, और जो है लड़ाई बदस्तूर जारी है। कई बार वार्निंग दे चुके हैं, वो चल रही है। अब भारत और रशिया के संबंध से हमेशा ही अमेरिका को थोड़ा बहुत तकलीफ रही है, क्योंकि हम वहां से वेपन सिस्टम भी लेते हैं, हमने वहां से तेल भी खरीदा है, और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे उसमें हमारी जो पुरानी एक जो मैच्योर रिलेशनशिप है रशिया के साथ, एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो उभर के आया कि हमारा उसके साथ। उधर ट्रंप को सिर्फ दो ही चीज चाहिए भारत से। ट्रंप को एक तो चाहिए कि आप सामान ले लो, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले लो, वाइन बियर ले लो, और जो है उसके लिए चाइना के साथ इंडो पैसिफिक में जो है फ्रंट में आप आ जाओ आगे। तो दोनों चीजों में भारत का कोई फायदा हो नहीं रहा है,
और तो इसलिए मेरे हिसाब से इस पूरी इसके अंदर जो है बहुत सही बात है कि वी हैव टू हैव आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ये 1947 से भारत का स्टैंड रहा है कि हम जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो करेंगे, और रशिया नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा हमारे साथ रहा है। और अमेरिका ने बहुत बार 98 में हमारे साथ किया न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, 1968 में हमने एनपीटी साइन करने के लिए मना किया था, तब भी अमेरिका हमसे बहुत चिढ़ा रहा बहुत साल तक। सो अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। रशिया बाय एंड लार्ज हमारे साथ जो है नहीं, और फिर ट्रंप जैसे नेता, हालांकि उनके ऊपर जो उनका पद है, जो उनकी इस वक्त कुर्सी है, दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी है, फिर भी जनरल कुलकर्णी, आई विल कम टू यू सर। क्या ट्रंप जिस तरह से अपने स्टैंड्स को चेंज करते रहते हैं, जिस तरह से कई चीजों पर उन्होंने टर्न लिया है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप यहां पर एक माइंड गेम खेल रहे हैं? अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड अग्रीमेंट कर ले, इसलिए यह सब किया जा रहा है? क्योंकि भारत ने तो बार बार कहा है कि यह युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार पुतिन के सामने और दुनिया के कई बड़े मंचों पर कह चुके हैं कि यह युद्ध का नहीं शांति का काल है। तो कहां से भारत रूस को फंडिंग कर रहा है युद्ध के लिए? गौरव धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि भारत बुद्ध का देश है, और भारत के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते आए हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप जो है, मुझे लगता है, अब ये कहना ठीक नहीं होगा, पर एक विश्व के नंबर 1 देश, सुपर पावर के जो राष्ट्रपति हैं, उनको कई बार ऐसे लगता है कि ठीक नहीं बोल रहे। जो कुछ भी हो, माइंड गेम खेले, जैसे मर्जी खेले। जब आप कहते हैं, आप एवरीबडी लुक्स अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब कोई चाहता है कि अगर मैंने कुछ करना है तो यूएसए में जाकर के करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, बनूंगा। पर ये जो जिस तरीके से अब बात हो रही है टैरिफ के ऊपर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स को जबरदस्त नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा ये मैं कहता हूं, कितना भी हो, कौन इसको भुग देगा? अमेरिकन भुग देंगे। कोई भी चीज हो जिसकी कीमत बढ़ेगी, कौन उसका भुगतान करेगा? अमेरिकन करेंगे। और अमेरिकन को तब लगेगा कि ये जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, उनको पूरा भुगतान कौन कर रहा है। और एक ही इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, जिसको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जहां तक तेल का सवाल है, तेल कितना भी हो, किसको फायदा हो रहा है? अगर हम क्रूड उठा रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, यूरोप में जा रहा है, तो यूरोपियंस को फायदा हो रहा है। आज अगर आर्थिक स्थिति पूरे विश्व भर में ठीक है, तो उसका काफी नहीं सर, मेरे पास कुछ रीजंस भी हैं। पीसीआर, अगर वो ग्राफिक्स रेडी हो तो मुझे बताइएगा कि जो 6 कारण हमने तैयार किए हैं अपने सोर्सेज से बात करके, कि आखिर क्या दबाव कारण है जो ट्रंप के दबाव में ना आते हुए भारत रूस से तेल खरीद रहा है। वो कारण भी हम बताएंगे। महिमा जी भी हैं, संजय जी भी हैं, लेकिन पहले ही दिखाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब दुनिया को शांति का पैगाम दिया है। आर वी रेडी पीसीआर? क्या हमें दिखा सकते हैं पीएम मोदी का शांति का पैगाम? क्योंकि देखिए महिमा जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा, बाद में संजय जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स दिखा लेता हूं, ये रिपोर्ट दिखा देता हूं अपने दर्शकों को। क्या है वो शांति का पैगाम जो प्रधानमंत्री ने बार बार दिया है? देखिए 17 सितंबर 2022, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं शांति का युग है। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको, दिखाइए जरा वो ग्राफिक्स दिखाइए। और किसके सामने कहा? पुतिन के सामने कहा। 17 सितंबर 2022 को उन्होंने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं शांति का युग है। 23 अगस्त 2024 उन्होंने कहा कि हम शांति के पक्ष में हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। अब बताइए कहां से युद्ध को भड़काने वाली बात है ये? 27 अगस्त 2024 पीएम मोदी ने कहा भारत शांति के लिए हर संभव सहयोग करने को तैयार है। अब कहां से युद्ध भड़का रहा है भारत? 22 अक्टूबर 2024 भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का समर्थन करता है, यह उन्होंने कहा। 14 फरवरी 2025 कहा भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में। इससे क्लियर और क्या होगा? 16 मार्च 2025 भारत युद्ध नहीं बुद्ध का पक्षधर, यह कहा। 14 जून 2025 शांति और स्थिरता की तत्काल बहाली हो। तो भारत ने हर जगह जहां भी युद्ध है यह कहा कि भारत शांति के पक्ष में है, भारत चाहता है कि शांति हो। मैं महिमा जी अब आपसे यह सवाल लेना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की जो इस वक्त भारत का जो स्टैंड है कि हम अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेंगे, किसी से हम नहीं किसी की शर्तों पर झुकेंगे, हम नहीं ट्रेड अग्रीमेंट किसी और की शर्तों पर करेंगे, हम अपने फायदे के हिसाब से ही तेल खरीदेंगे, और वो भी ऐसा कोई बैन नहीं है रशियन ऑयल खरीदने पर, वेनेजुएला और ईरान की तरह। तो अगर हम अपनी शर्तों पर और दुनिया के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ट्रंप जो कि पुतिन को से बात करके 24 घंटे में वॉर रुकवा रहे थे, वो बौखला गए हैं भारत के स्टैंड को देखते हुए? जय हिंद। जय हिंद मैम। सबसे पहले तो
गौस खामखा हैदराबादी एक बात कहते हैं, बड़ी काम की आज आपकी चर्चा में लागू होती है, उससे बात शुरुआत करती हूँ गौरव जी, कि बुलंद आवाज में सच बोलना यूं भी जरूरी है, हमारी खामोशी को लोग कमजोरी समझते हैं। ये जो आपने बताया कि भारत का ये स्टैंड है, ये आपको पता है, मुझे पता है, आपकी चर्चाओं में इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन ये संदेश ट्रंप तक भारत की सरकार क्यों नहीं पहुंचा रही? अहम सवाल आपकी चर्चा का और आज देश भर के लोगों के सामने ये है, क्या हमारी सरकार, जैसे ब्राजील ने जवाब दिया था अमेरिका को जब ब्राजील के ऊपर 40% 45% टैरिफ लगाने की शुरुआत करने की धमकी दी थी अमेरिका ने, तो ब्राजील के जो मुखिया हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह धमकी दे दी थी और ये बता दिया था कि ब्राजील किसी के सामने झुकेगा नहीं, और ये सीधे सीधे अमेरिका से उन्होंने कहा था। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, और आपके शो पर अगर आज भाजपा के प्रवक्ता भी होते तो अच्छा रहता, क्योंकि ये जवाब मिलता कि आखिर हमारे नहीं, लेकिन जब मैंने ये कहा कि ये 5-6 जगहों पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया महिमा जी, तो वो तो दुनिया के बड़े बड़े मंच थे, पुतिन के साथ जब उनकी बायलैटरल चल रही थी तब उन्होंने कहा था। तो क्या आपको लगता नहीं कि ट्रंप तक ये सारी रिपोर्टिंग होती होगी? अमेरिका की सरकार या उनके एजेंसीज इन चीजों को नहीं देखते होंगे, उन तक ये कैसे पहुंचाते ट्रंप तक? क्या कहते हैं उनको? क्या बताइए, एक बात क्या विदेश नीति कयास और तुक्केबाजी से चलेगी गौरव जी आज इस देश के अंदर और विश्व के अंदर, जब चीन और ब्राजील सीधा सीधा संदेश दे सकते हैं? ब्राजील हमसे छोटा देश होकर के सीधा सीधा अमेरिका को आंख दिखा सकता है और बोल सकता है आपके सामने झुकेंगे नहीं, बिना शब्दों को तोड़े मरोड़े सीधा सीधा बोला गया और अमेरिका को झुकना पड़ा। तो ऐसे में हमारे जो स्वविख्यात विश्व गुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री, वो नहीं बोल सकते थे कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं? आप ये बताइए कि आज तो कहां नहीं कहा उन्होंने कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं? वाराणसी हो या संसद हो, हर जगह उन्होंने इस बात को लेकर जवाब दिया है। वाराणसी में उन्होंने कहा कि हम अपने देश अपनी बताइए ना, अमेरिका को सीधा सीधा संदेश प्रधानमंत्री ने कहा दिया? ये बताइए ना कि आज ये जो आंकड़े हैं और ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है और ये जो अमेरिका की तरफ से बार बार धमकियां आ रही हैं, भारत ने रूस से तेल का निर्यात बंद भी कर दिया इनके कहने के बाद, सिर्फ निजी कंपनियों द्वारा जारी है, ये बात अपने दर्शकों को बताइए। नहीं, क्या कोई आधिकारिक आदेश है आपके पास इस बारे में? कुछ दिनों के लिए आपके पास इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश है महिमा जी? तो मैं जरूर मान जाऊंगा कि सरकार ने बंद करवा दिया। आप कोई आधिकारिक आदेश हो तो दिखा दीजिए। आप तो बताइए, आप तो तुक्केबाजी और कयास लगाने की बात कर रहे हैं और मुझसे आप कह रहे हैं नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं है जिसमें भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों से कहा हो कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए। इसलिए आप क्योंकि कोट कर रही हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आपने कहा कि ट्रंप को या अमेरिका को भारत ने सीधे जवाब क्यों नहीं दिया? चलिए यही सवाल मैं लेकर जाता हूं संजय राणा जी के पास। एक मिनट गौरव जी, अच्छा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। मुझे मेरी अपनी पूरी कर लीजिए मैम। बात तो पूरी रखने दीजिए। जी पूरी करिए। बात मुझे पूरी रखने दीजिए, क्योंकि देखिए ये बड़ा अहम सवाल है आज जो हम सबके सामने खड़ा है। इसका जो सीधा सीधा असर है हम सबके जीवन पर, जीवन शैली पर पड़ने वाला है। आज ये जो कुछ अमेरिका और भारत के बीच में हो रहा है, मेक इन इंडिया की विफलता है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की विफलता है। आज भारत में यदि मल्टी मिलियनेयर भारत से पलायन कर रहे हैं और आज भारत जो है मल्टी मिलियनेयर के पलायन में नंबर 1 देश बन चुका है, तो उसका सीधा सीधा कारण ये सरकार और इसकी नीतियां हैं। आज अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो उसका सीधा सीधा कारण हमारी जनसंख्या है, उसका कारण इस सरकार की नीतियां नहीं है। सरकार की अच्छा, अगर जो गलत हो रहा है उसका कारण सरकार की नीतियां हैं और जो अच्छा हो रहा है वो देश की जनता है, उसका कारण सरकार की नीतियां नहीं है, ये आप कह रही हैं। मैं इसका जवाब महिमा जी, क्योंकि अभी देखिए विजय जी भी आ चुके हैं डिबेट में, तो एक एक करके सबका पॉइंट आ जाए फिर डिबेट ओपन करते हैं। आपने कुछ बड़े आरोप लगाए। संजय राणा, देखिए जवाब दीजिए। यहां पर सीधे अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रही सरकार, सीधे जैसे चीन और ब्राजील ने दिया। गौरव भाई, गुड इवनिंग फॉलो पर। देखिए ऐसा होता है, अगर कोई सो रहा तो उसको जगाया जा सकता, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाया नहीं जा सकता। लेकिन महिमा जी को अगर दिख नहीं रहा तो बड़ा ताज्जुब हो जाता है। अब ये समस्या आ रही है कि भाई इंडिया अगर उससे तेल खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं। भैया, हम देश अगर उनसे खरीद रहे हैं तो विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से रिफाइन करके तकरीबन 20 से 28% है जो यूरोपियन कंट्री को जाता है, एशियन कंट्री को जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भला कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बात जब करते हैं कि भैया आंख तड़ेर रहा है, देखिए सब मैसेंजर
मैसेंजर ऑफ पीस पे अगर बातों पर जाओगे तो मैसेंजर ऑफ पीस कीप ऑन चेंजिंग द स्टैंड। अगर ये बता दीजिए कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीद करके अगर वॉर को बढ़ा रहा है, तो ये बताइए यूरोपियन यूनियन जो तकरीबन 50% एलपीजी खरीद रहा है, पाइपलाइन 37% खरीद रहा है रशिया से, वो क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा बैलेंस कैसे किया जा रहा है। इन्होंने बात की टैरिफ पे। मैडम, टैरिफ पे भी अगर चर्चा की जाए तो इंडिया पे इंपोज है 25%, बांग्लादेश पे उससे ज्यादा है। अगर बात की जाए तो नो डाउट इंडोनेशिया और वियतनाम पे जो टैरिफ है वो हमसे कम है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या उससे सस्टेन हो सकता है। अमेरिका नहीं, $8.5 बिलियन हम एक्सपोर्ट। अरे संजय जी, टैरिफ की आप बात कर रहे हैं। उन देशों ने जिसने अमेरिका के साथ हमसे बाद में टैरिफ के नेगोशिएशन शुरू किए, उनके टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। बगल का पाकिस्तान है, उनका ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कहां है आपका ट्रेड एग्रीमेंट? सुनिए, कहां है आपकी बात शर्तों पर ट्रेड एग्रीमेंट? सर गौरव भाई, वो तो ये कह रहे हैं, आप सुनिए, वो ये कह रहे हैं, अब उनका नया बयान आया है। उन्होंने कहा, सुनिए संजय जी सुनिए, उनका नया बयान आया है कि अगर रशिया से ऐसे ही तेल खरीदते रहे तो जो तेल खरीदने वाले देश हैं उन पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। देखिए, अभी आपने बोला कि टैरिफ की वजह से त्राहिमाम मच रहा था, ये बताइए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, एक वीक का नहीं कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने 25 अगस्त को एक डेलीगेट आ रहा है यूएस से, वो किसके लिए चर्चा करने आ रहा है? टैरिफ पे चर्चा करने आ रहा है। देखिए, उनको भी कहीं ना कहीं हानि होगी। जो भी एक्सपोर्ट है इंडिया करता है, अगर उस पर प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी जनता जो वहां पर कमीज खरीद रही है, कपड़ा खरीद रही है, जेमन ज्वेलरी खरीद रही है, दूसरे सामान खरीद रही है, उनको भी उसको इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आम ट्विस्टिंग। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, अगर पीसीआर मुझे बताइए, अगर हम रेडी हैं तो वो जरा दिखाएं हम 6 कारण कि आखिर ट्रंप के दबाव में ना आते हुए रूस से तेल खरीदने के निम्नलिखित कारण क्या है। अगर वो हमारे पास हो तो दिखाइए पीसीआर, ताकि फिर हम विजय जी के पास जाएं और पूछें कि क्या भारत यहां पर किसी टाइट पोजीशन में है या भारत बिल्कुल अपनी लाइन क्लियर करके आगे बढ़ रहा है, जहां पर अमेरिका के दबाव के आगे वो नहीं झुक रहा है। क्योंकि देखिए, ये 6 कारण है जहां पर भारत रूस से तेल खरीद क्यों रहा है, वो सोर्सेस बता रहे हैं। जिसमें एक बड़ा कारण तो यही है कि ये लंबी अवधि के तेल अनुबंध हैं और वो रातों रात खरीद बंद करना इतना आसान नहीं है, विजय जी। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि अगर रूसी तेल नहीं खरीदा जाता तो जो दुनिया भर में जो तेल की कीमतें थी, वो कीमतें $130 से $137 प्रति बैरल तक चली जाती, क्योंकि ओपेक ने ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन कट किया हुआ था। तीसरा, वो कह रहे हैं कि रशियन ऑयल पे कोई बैन ही नहीं था, वो तो ईरान और वेनेजुएला पे बैन था। तो हमने क्या गलत किया बताइए यहां पर? और यूरोपियन यूनियन ने जो कैप लगाया उसके तहत ही हम खरीद रहे हैं, और हम अपने हिसाब से खरीदेंगे ना कि हमें दुनिया में कौन सी चीज कहां सस्ती मिल रही है, क्या ग्लोबल सिचुएशंस हैं। तो विजय जी, इसमें क्या गलत भारत कर रहा है? और अमेरिका कौन होता है यहां पर भारत को बताने वाला कि तुम इससे खरीदो या ना खरीदो? या आपको लगता है कि नहीं, कहीं पर भारत एक टाइट पोजीशन में है? बेसिक सवाल यही है गौरव जी कि कौन हमें बताएगा। और पहली बात है कि ममता जी से या जो भी लोग हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत के इंटरेस्ट को सेव करना कोई अपराध है? क्या भारत सरकार वो अपने इंटरेस्ट जो हैं भारत के, उनको सेव कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी कुछ दिनों पहले तक आपने कहा, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको अमेरिका पे ज़्यादा विश्वास है या भारत की सरकार पे ज़्यादा विश्वास है। पहले जब हुआ सीज फायर को लेकर तो ट्रंप साहब का बताया गया गिनती, मैं तो गिन नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने गिना कि 28-29 बार कहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं हुआ है, भारत सरकार ने कहा, तो किस पर भरोसा करना चाहिए आपको? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया किस पर भरोसा करना चाहिए? पहली बात। दूसरा, पहले आप कह रहे थे कि भाई आपकी दोस्ती है, आप उनके दबाव में आ गए हैं, सीज फायर में हुआ है। अगर दबाव में ही आ जाते तो फिर ट्रंप साहब ये टैरिफ क्यों लगाते? टैरिफ क्यों लगाने की जरूरत पड़ती? अगर दबाव में आ जाती इसका मतलब उनकी बात हमने मान ली है, और अगर नहीं मानी है तो इसका मतलब हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। और भारत के जो इंटरेस्ट होंगे, चाहे वो रूस से तेल खरीदने की बात हो, टैरिफ डील की बात हो, और टैरिफ डील पे मुझे लगता है अभी आगे आ ही जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को भी उसके फ़ायदे नुकसान उठाकर देखने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी सरकार, फ़ायदा नुकसान भी हो, और सरकार ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, तो राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना चाहिए हमें, और खड़ा होना चाहिए कहाँ? भारत की तरफ, अपने देश की तरफ। यदि रूस को लेकर भी बात हो, जैसे पहले हुआ पहलगाम के बाद की घटना पर, जब विपक्ष ने कहा कि हम भारत के सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला करें, तो जब भी भारत के हित हों, भारत के हित की बात हो, देश के इंटरेस्ट की बात हो, तो हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं सरकार के साथ जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पर तो हमें फोकस करना पड़ेगा ना। टैरिफ डील पर भी यदि पूरा देश खड़ा रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कल कहा है वाराणसी में जो बात की स्वदेशी। नहीं, मैं और एक चीज जानना चाहता हूं जनरल यश मोर, क्योंकि आप ग्लोबल
पॉलिटिक्स को, स्ट्रैटेजीज को थोड़ा समझते हैं, हमसे ज़्यादा उस चीज़ की स्टडी करते हैं, क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक है ताकि भारत के साथ हो रहे ट्रेड अग्रीमेंट पर हम अपनी शर्तों को मनवा लें? भारत क्योंकि रशिया से जो तेल खरीद रहा है उससे भारत को कम दाम में ऐसा तेल मिल रहा है जो दुनिया की मदद कर रहा है। तो क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक है? क्योंकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पुतिन बहुत गहरे दोस्त हैं ट्रंप के, और ट्रंप पुतिन को फोन करेंगे और 1 मिनट में पुतिन वॉर रोक देंगे। अब लगता है पुतिन ने उनकी वो जो दोस्ती के जो तराने वो गा रहे थे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं दिखाया, और इससे ट्रंप पुतिन से इतने चिढ़े हुए हैं कि पुतिन के साथ जो है किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखो गौरव, आपकी बात सही है। मैंने पहली बार भी यही कही थी कि उनको बहुत भरोसा था ट्रंप को कि पुतिन उनकी बात मान जाएंगे। मुझे लगता है तेल ना एक बहाना है, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर खोलना चाहते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को खोलना चाहते हैं, जो कि भारत के लिए कैटेस्ट्रॉफी होगा अगर हम उनके जो है दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और उनके जो फल, सब्जियां, फ्रूट अगर जो लेना शुरू कर दे तो हमारा किसान डूब जाएगा। तो वो असल में हमारे को आर्म ट्विस्ट कर रहा है। दूसरी चीज आप ध्यान में दो कि पाकिस्तान पे 19%, बांग्लादेश पे 20%, श्रीलंका, वियतनाम, जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में है उन सबको हमसे 5 या 6% की ज्यादा रियायत दी है। हमारे जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में, जो अपैरल सेक्टर में, वो बेचारे वो डूब जाएंगे अगर ये इस हमारे से कोई सामान नहीं लेगा अमेरिका, तो हमें नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है वी वर स्टैंड अप टू ट्रंप, लुक एट हिम इन द आई, और बोल देना चाहिए, अभी पार्लियामेंट में बोल देना चाहिए था कि ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कभी सीज फायर नहीं किया, आपने कभी। तो इस पूरी की पूरी चीज में मुझे लग रहा है ट्रंप का एक ही है, हथियार ले लो उससे, F-35 ले लो। नहीं सर, लेकिन बोल देना चाहिए था। वो तो बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि किसी देश ने सीज फायर नहीं किया, किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की। तो इजंट इट इनफ? ये क्लियर नहीं है सर? उन्होंने कभी ट्रंप का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला किसी देश के कोई नहीं था। वो बात छोड़ दो, लेकिन ट्रंप ने अपने हथियार बेचने हमारे पास, जो हमें नहीं लगा। F-35 हम क्यों खरीदें उनका, हम क्यों उनकी जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदें, क्यों हम पैट्रियट मिसाइल। तो ट्रंप का काम है डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, और उसके जो एग्रीकल्चर, डेयरी, विस्की, वाइन, इस चीज के लिए ही वांट्स इंडियन मार्केट टू बी ओपनड अप, तब जाके वो हमारे टैरिफ कम करेगा। तो आई थिंक वी शुड स्टैंड आवर ग्राउंड। नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, और इससे पहले भी भारत ने नहीं। और एक चीज और भी है, केवल भारत ही रशिया से तेल खरीद रहा है ऐसा नहीं है, अमेरिका भी रशिया से बहुत कुछ खरीद रहा है। स्टिल अमेरिका इज बाइंग मेनी थिंग्स फ्रॉम रशिया, और वो डिटेलिंग भी हमारे पास है, और वो भी दिखा देता हूं। फिर आता हूं महिमा जी और संजय जी आपके पास। देखिए, अमेरिका ने 2024 में रूस से क्या क्या खरीदा है। वो ये कह रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, आप रूस को फंडिंग कर रहे हैं, और वो पैसा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और लाखों जाने जा रही हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने 2024 में रूस से क्या क्या खरीदा देखिए। $1300 मिलियन का तो खाली फर्टिलाइजर अमेरिका ने रूस से खरीदा है। फिर उसके बाद मोती, कीमती पत्थर, धातु, सिक्के $878 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स $696 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। लकड़ी से बने उत्पाद $89 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये $81 मिलियन के न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर्स $81 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। पशु चारा, खाद्य पदार्थ $40 मिलियन के खरीदे हैं। कुल करीब अगर जोड़ें तो $3 बिलियन का ये पूरा $3 बिलियन से ज्यादा का स्टेट आता है। तो महिमा जी, हम अपने देश की नीतियां अपने हिसाब से बनाएंगे कि ट्रंप से पूछ के बनाएंगे? इसमें आप भी मेरे ख्याल से मुझसे सहमत होंगे कि अमेरिका का इसमें कोई से नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अमेरिका जैसा देश जो बिल्कुल यहां पर केवल अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, वो यहां पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमको उसके दबाव में आने की कोई जरूरत है नहीं? सबसे पहले गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल, आपकी जनता भी आज सोच रही होगी, पूछना चाहती हूँ। इतनी अहम चर्चा में भाजपा का प्रवक्ता आपके शो पर क्यों नहीं है? मैम नहीं है, तभी तो हमारे साथ बीजेपी समर्थक है। इसमें कोई छुपी बात तो है ही नहीं। इसमें आप क्या कहना क्या चाहती हैं? नहीं, इनके प्रश्नों का आंसर भी दे सकता हूं ना मैं। जनता को प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि भाजपा के ढके छुपे प्रवक्ता नहीं, आपके क्योंकि बीजेपी, आप मेरे एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मैम, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी डिबेट में नहीं है तो हम उनका जवाब कैसे ले सकते हैं? तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम मुद्दे पर हैं। आप उस मुद्दे को क्यों उठा रही हैं जो मुद्दा ही नहीं है? जो मुद्दा है उस पर रहते हैं ना। नहीं है, ये तो सब दुनिया देख रही है। गौरव जी सुनिए, देखिए, आप भी जो है विपक्ष के साथ अगर सरकार जैसा रवैया अपनाएंगे तो आपकी चर्चाएं भी निष्पक्ष मैं ये चाहता हूं कि मुद्दे पर हैं, बस। मैं और कुछ नहीं चाहता। अब आप हमारी बात सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रहित की बात हो रही थी।
राष्ट्रहित की बात सरकार के पार्टिसिपेशन के बिना पहली बात तो कैसे हो सकती है? सरकार को जहां जवाब नहीं देना वहां नहीं खड़ी होती। अभी आपके शो पर बिल्कुल एक आर्मी वेटरन ने साफ साफ बता दिया है कि भाई संसद के पटल पर नहीं लिया गया चीन का नाम, नहीं लिया गया अमेरिका का, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया गया, जनता जानना चाहती है। अब आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूं गौरव जी, बड़ा अहम किस्सा है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए, अप्रैल में पहली सूची आई जिसमें अमेरिका ने टैरिफ जारी किए और उसमें चीन का नाम सबसे ऊपर वाले देशों के अंदर था, उसके कुछ देशों के बाद इंडिया का नाम था। उस बीच में सीधा सीधा चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए, सार्वजनिक तौर पर अपने देश को दिखाते हुए देश ऐसे में अपनी सरकार के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो नाम मात्र का लोकतंत्र हो, लेकिन जनता को साफ साफ दिखाया। और चंद महीनों के बाद हुआ क्या, दोबारा से जब सूची सामने आई, वो टैरिफ रिटेलिएटरी आपस में जवाबी कार्रवाई करते करते 145 तक पहुंच गए। और फिर उसके बाद हुआ ये कि अब जब फाइनली सूची बाहर आई, उस सूची में चीन का नाम नहीं है और आज चीन और अमेरिका परस्पर 30% और 10% के टैरिफ। ठीक है, संजय राणा जवाब दीजिए इसका। ओके मैम, ओके मैम, संजय राणा जवाब दीजिए। देखिए गौरव भाई, मैं जवाब लेता हूँ आपकी बात का। मैं महिमा जी को एक पढ़ा, मैम आपने जो सवाल उठाया, महिमा जी एक मिनट, संजय जी, महिमा जी आपकी बात पूरी हो गई। अरे महिमा जी एक मिनट, नहीं उनको पूरी कर लेने दीजिए बात। महिमा जी आपकी बात पूरी हो गई, अभी बाकी है कुछ? हाँ बिल्कुल, बोलिए, पूरी कीजिए। एक मिनट, संजय भाई बोलने दीजिए। स्पष्ट तौर पर बोलिए महिमा जी। महिमा जी आवाज आ रही है? लगता है महिमा जी से संपर्क कट गया। संजय जी बोलिए। देखिए, अभी इन्होंने 2-3 प्रश्न बड़े अच्छे उठाए और उस पर मैं इनको समझता हूं कि पढ़ी लिखी वक्ता है और ये एक ज्ञानी है। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से अपने सदन में क्लियरली बोला था कि मेरे विश्व के किसी भी लीडर का मुझे फोन नहीं आया था सीज फायर का, नंबर 1। उन्होंने बोला कि उपराष्ट्रपति का फोन मेरे पास आया था और उन्होंने बोला था कि आपके ऊपर अटैक कर सकता। उनका सीधा सा जवाब था, अगर मुझे गोली मारोगे तो मैं बम से अटैक करूंगा। अब उसके बाद भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला टैरिफ की बात। देखिए मैडम, या तो आप देख के नहीं आई हैं या बिल्कुल बरगलाने वाली बातें हो रही है। चाइना पे जो टैरिफ है तकरीबन 34% है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जो आपके जो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए तो डेली की बात करें, सारे टैरिफ पे बात कर सकते हैं, सारे टैरिफ पे बात कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, सुनिए मैडम, भारत सरकार का प्रवक्ता तो कभी भी डिबेट में नहीं होता, वो तो पार्टी का प्रवक्ता होता है। मैम हो गया, पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, भारत सरकार के प्रवक्ता तो कभी डिबेट में आते भी नहीं। आपकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो भाजपा का प्रवक्ता नहीं, फलाना नहीं है। आप सोचिए, हमसे नहीं बहस कर पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, तो प्रवक्ता से क्या बहस करेंगे? आपकी विवेक पे मैं छोड़ देता हूं, चलिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए, क्षमता में बोल रहे हैं भाई, इनको टैरिफ नहीं पता। मैं बताता हूं किस एक मिनट संजय भाई रुकिए संजय भाई रुकिए। महिमा जी सुनिए, महिमा जी आप मुद्दे को, महिमा जी मैं बार बार आपसे, एक मिनट, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं करने नहीं दूंगा। आप कह रही हैं ये भारत सरकार के प्रवक्ता हैं। पहली बात, किसी भी डिबेट में भारत सरकार के प्रवक्ता नहीं आते, पार्टी के प्रवक्ता आते। जैसे आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरा, मैंने इस शो के ओपनिंग में पहले ही बोला कि वो बीजेपी सपोर्टर की हैसियत से हैं, राजनीतिक का विश्लेषण करते हैं, और ये पहली बार नहीं कि किसी डिबेट में कोई ऐसा प्रवक्ता बैठा हो। आपने कई डिबेट्स ऐसी की हैं इसी चैनल पर, दूसरे चैनल्स पर, जहां पर आप इस तरह के प्रवक्ताओं के साथ बैठती हैं। तो आप मुद्दे पर हैं महिमा जी, लगातार हम और आप बोलेंगे। महिमा जी आप भी बोलेंगी, मैं भी बोलूंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप भी बोलेंगी, मैं भी बोलूंगा, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने अपनी बात रखी, कोई नहीं बोल रहा था, आप किसी दूसरे को बोलने का मौका तो दीजिए। आप लगातार बोलेंगे तो कोई दूसरा कैसे बोलेगा? ये सरकार की ओर से उत्तर क्यों दे रहे हैं? ये सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं सरकार की तरफ से? कौन कह रहा है कि सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं? कौन कह रहा है सरकार की तरफ से? वो अपनी बात रख रहे हैं। आपको नहीं, आप सुनिए मैडम, वो आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। कोई किसी की, आप पार्टी की तरफ से उत्तर दे रही है, वो किसी पार्टी की तरफ से उत्तर नहीं दे रही है, तो हम भी क्लियर कर रहे हैं। इसमें छुपी बात कहां है? इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है। मैं आंसर दे, आप एक ही चीज पे अटकी हुई है। मैं तो क्लियर कर चुका हूं कि यहां पर कोई प्रवक्ता नहीं बीजेपी का, ये बीजेपी सपोर्टर है। आप बोलने दीजिए मैम बोलने दीजिए, मैम बोलने दीजिए। ये आप नहीं तय करेंगे कि किस चैनल पे कौन प्रवक्ता आएगा कि नहीं आएगा, प्लीज। भाई देखिए, यहीं पे इनकी खुल गई, काटा, इसलिए खुल गई है। देखिए,
इन्होंने क्या बोला, भारत सरकार का आपका संपर्क कट गया था महिमा जी, आपका संपर्क कट गया था। मैं अभी आ रहा हूं, आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट संजय जी, महिमा जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपका संपर्क कट गया था बीच में, अभी आएंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिए। देखिए, कभी भी कोई भारत सरकार का प्रतिनिधित्व जो होता है कभी भी प्रवक्ता नहीं होता है, कोई भी प्रवक्ता विश्लेषक होता है पार्टी का या नहीं, आप छोड़िए, आप सफाई मत दीजिए। अरे संजय जी, आप संजय जी सफाई मत दीजिए, संजय जी सफाई मत दीजिए, आप मुद्दे पर आइए। क्या मुद्दे पे आ रहा हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री पे आप उसका जवाब मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए, जवाब मैंने दे दिया। आप अपनी बात रखिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, टैरिफ की बात नहीं, इन्होंने टैरिफ की बात बोली। देखिए कितना झूठ फैलाया जाता है, इनको पता नहीं है चाइना पे टैरिफ कितना लगा हुआ है, और डे वन से ऐसी उम्मीद थी अप्रैल का, उठा करके देख लीजिए अप्रैल से लेकर के अभी तक। नहीं, अब संजय जी समझ नहीं रहे, संजय जी मुद्दा नहीं समझ रहे, संजय जी मुद्दा नहीं समझ रहे। मुद्दा यहां पर क्या है? मुद्दा यहां पर यह है कि क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? किसी के दबाव में काम करने के लिए नहीं बैठे हैं गौरव भाई। हम तो बार बार अमेरिका से पूछना चाहते हैं कि अगर बोलते हो भारत जो तेल लेकर के कहीं ना कहीं वॉर को उकसा रहा है, तो यूरोपियन यूनियन जो 50% एलपीजी ले रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे? आप ये बताइए, जो पाइपलाइन से गैस ले रहा है 37%। नहीं तो फिर एक सवाल है, संजय भाई सुनिए, संजय भाई बुरा मत मानिएगा, संजय भाई सुनिए, संजय भाई सुनिए, अरे सुनिए, अब आप सुनेंगे। आप बार बार कह रहे हैं हम तो यानी आप जवाब दे रहे हैं सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। अब मुझे ये बताइए, ये जो डिप्लोमेसी कहा जाता है कि भारत की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है, भारत ने दुनिया में इतने अच्छे संबंध बना रखे हैं दूसरे देशों से, अमेरिका से इतने प्रगाढ़ संबंध हैं, वो डिप्लोमेसी कहां गई फिर? देखिए, कहां गया वो आपका डिप्लोमेसी का तंत्र, जो अमेरिका से इतने अच्छे संबंधों के बावजूद इस तरह की कमेंट्री आ रही है, इस तरह की बातें आ रही हैं? देखिए, आप कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को आप उसके बारे में जानते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर डिप्लोमेसी ना होती तो 6-7 दिन का एक्सटेंशन नहीं मिलता। और अपना प्रतिनिधित्व मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 25 तारीख को देश में आ रहा है जो यूएस का प्रतिनिधित्व निगोशिएशन के लिए आ रहा है, तो ऐसे तो आता नहीं। डिप्लोमेसी तभी तो आ रहा है, वो आंख तरेड़ रहा है किसके लिए? रशिया को तरेड़ा, उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट उसको मिल गया। लेकिन समस्या क्या हो रही है, बार बार रशिया पर अटैक इसलिए कर रहा है कि जो सबसे बड़ा जो मिनरल्स का खजाना है वो यूक्रेन में। लेकिन विजय जी, क्या आप सहमत? एक मिनट विजय जी, एक मिनट सर रुके। विजय जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई भारत अभी भी, जो आज से करीब 6 महीना, ज्यादा नहीं 6 महीने पहले तक कहा जाता था कि भारत जिस तरह से अपने डिप्लोमेसी की चालें चल रहा है, किसी भी गुट में नहीं है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, रशिया से भी अच्छे संबंध है, और ये एक मिसाल है डिप्लोमेसी की, क्या आपको लगता है कि वो अब सवालों के कटघरे में, क्या उसको चैलेंज कर दिया है अमेरिका की इस ताजा लीडरशिप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने? बिल्कुल, आप ठीक जगह पर पहुंचे हैं गौरव। हाँ। जो भारत की पॉलिसी आई डिप्लोमेसी में नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन पर, उसको हमने बड़ा डंका बजाया कि हम मल्टी अलाइन हो गए और सारे जो देश हैं वो हमारे दोस्त हो गए। उस पर लगातार हम लोग काम करते रहे, वो हुआ भी है, काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। और डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही विन विन सिचुएशन में हो। कई बार होता है कि डिप्लोमेसी में आप विन विन सिचुएशन में नहीं होते तो अपना लॉस रोकने की कोशिश करते। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ कि अभी तक तो आप 4 दिन पहले तक तो माई फ्रेंड कह रहे थे, माई डियर फ्रेंड, और आप माई डियर फ्रेंड मिस्टर लायर कैसे हो गए? तो ये कहीं डिप्लोमेसी में कहीं तो कोई परेशानी हुई होगी। संजय जी रुकिए, संजय जी, पहली बात। दूसरी बात, इस टैरिफ में क्या परेशानी है? टैरिफ की जो परसेंटेज है 25% पेनल्टी, वो तो ठीक है। किस मुद्दे पर हम अटके हुए हैं? एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट क्या है? हमारा पॉलिटिकल मैसेज है, वो पॉलिटिकल मैसेज है। अभी तो हमने वो दूध के जले छाछ के मैं उत्तर दूंगा को फूक रहे हैं कि वो फार्म लॉज को लेकर कितना मुश्किल हुआ था, सरकार को बैकआउट करना पड़ा था। अब यदि डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रो प्रोडक्ट्स पर यदि हम टैरिफ को लेकर या अमेरिका के साथ कोई डील कर लेते हैं तो उसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज नेगेटिव जाएगा। ये सरकार की बड़ी दुविधा है। तब और हमने यूएस के साथ भी जो ट्रेड एग्रीमेंट किया उसमें इन चीजों को अलग रखा है। हाँ, अलग रखा है, तो वो नहीं, लेकिन वो उसकी दुविधा है ना। अमेरिका का प्रेशर उसी पर खास तौर से है, उस पर भी आंसर टैरिफ परसेंटेज से नहीं है। वो कौन से प्रोडक्ट्स पर आना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। मुझे लगता है कि भारत को कोई बीच का रास्ता इस डील में निकालना पड़ेगा। जब वो अगस्त में लास्ट वीक में आ रहा है उनका प्रतिनिधिमंडल, ईवी को लेकर और जो चीजें हैं उनके बीच में कैसे चले कि थोड़ा से इंडस्ट्रीज के साथ, लेकिन इंडस्ट्रीज देन इसका मतलब यहां पर यह है, मैं अब संजय जी एक मिनट रुकिएगा, अभी आऊंगा आपके पास। देन इसका मतलब यहां पर यह है जनरल कुलकर्णी कि इस बात का तो वॉर से लेना देना ही नहीं है, टोटली ये एक ट्रेड इशू है और वॉर तो बहाना है। गौरव, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are permanent national interests। इसको कहते हुए जब 98 में हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, जब सैंक्शंस लगे, हमारे को 1% ऑफ द जीडीपी का फर्क पड़ा। अब जो किया है 0.1% है।
जहाँ तक फार्मास्यूटिकल्स का सवाल है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, जहाँ पे एनर्जी का सवाल है, टैरिफ तकरीबन निल हैं। ये ही 10 बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर और 4 बिलियन डॉलर की तो ये तीन ही है, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे टैरिफ्स नहीं है। बाकी जो बाकी हैं जरूर वियतनाम और बांग्लादेश, क्योंकि 19% पर है, हम लोग 25, तो टेक्सटाइल पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पर ओवरऑल में हम जो तेल उठा रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे कम कीमत पे दे रहा है, हम उससे तेल ले रहे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो ये कहना कि हम किसी और से अमेरिका मैं तो सर एक चीज और करता हूं, मिलर के झूठ का फैक्ट चेक कर देते हैं। अभी सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। दिखाइए जरा पीसीआर वॉल पे मिलर जो कि कह रहे हैं कि भारत वॉर फंडिंग कर रहा है रशिया को। आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं, क्या है उसका ये फैक्ट चेक। देखिए, भारत को जो तेल बेचने वाले देश हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो कैसे पिछले कुछ महीनों और सालों में बिल्कुल उसमें चेंज आया है, इसको आप समझिए। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन जो देखिए यहां पर जुलाई 2025, जून 2025 और जुलाई 2024, जुलाई 2024 में जितना हमको सप्लाई कर रहा था रूस, जुलाई 2025 में उसमें करीब 23.5% की कमी आई है। और महीने दर महीने देखें तो जून से 24% तेल सप्लाई भारत को कम हो गई है रूस की। और वहीं इराक, सऊदी अरब तो है, लेकिन यहां पर अमेरिका भी है। और अमेरिका भारत को जितना तेल सप्लाई कर रहा था, साल दर साल के स्तर पर सालाना YOY करीब 40% भारत को अमेरिका का एक्सपोर्ट कच्चे तेल का बढ़ा है। और अगर केवल एक महीने की बात करें, यानी जून 2025 से जुलाई 2025 तक, तो यह 20% बढ़ा है। तो यहां तो जो वो कह रहे हैं कि भारत वॉर फंडिंग कर रहा है, तो हमने एक चीज ये दिखाई कि कैसे अमेरिका रूस से सामान खरीद रहा है, तो क्या वो वॉर फंडिंग कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि हम अगर फंडिंग कर रहे हैं तो भारत ने इराक, सऊदी अरब, UAE, US, नाइजीरिया और करीब 40 देश हैं रशिया को मिलाकर जिनसे भारत तेल खरीदा है। वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। तो क्या भारत उन सबको फंडिंग कर रहा है? महिमा जी, क्या जवाब देना चाहिए इसका? इसके जवाब में एक तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहती हूँ गौरव जी, जो आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को आज पता चलना चाहिए। 2004 आपने आंकड़े दिखाए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि व्यापार से पता चलता है देशों के सीधे सीधे संबंध और विदेश नीति के बारे में। आपको मालूम है कि 2024 में भारत ने चीन से कुल 120 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और चीन को बेचा सिर्फ 20 बिलियन डॉलर का सामान। और वही चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के युद्ध हमारे साथ जब लड़ रहा था, जो कि हमारे आर्मी वेटरन्स ने भी और आर्मी के आज जो चीफ ऑफ स्टाफ और डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है सबने बताया, तो हम जो है उसको तूल नहीं दे रहे। वही उसी प्रकार से आज जब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, भारत विदेश नीति और जो एक जुमला रहा है ना प्रधानमंत्री मोदी का कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत बन चुका है, ना तो आज भारत अपने पड़ोसी देशों के बीच में कहीं जल्दी कंप्लीट कीजिए मैम, समय कम है जी। ना ही आज भारत अमेरिका और रूस और जो बड़े पार्टनर्स हैं उनके साथ उसकी जो नीति है, चाहे वो प्रवासी भारतीयों को वहां से अपमानित करके निकाल भेजना हो, चाहे वो फायर की घोषणा हो, या चाहे आज भारत को डेड इकोनॉमी बुलाना हो, ब्राजील और चीन उत्तर दे सकते हैं। ये आपका पॉइंट एक वैलिड है कि लगातार ट्रंप क्या शासन या ट्रंप की कमेंट्री या खुद ट्रंप जो कहते हैं उसमें कहीं ना कई बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बताता है कि बातें चाहे जितनी भी हो, संबंध अच्छे नहीं है। संजय राणा, बस छोटा सा मैं 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए उन्होंने चालू कैसे किया, चाइना से बात की, ट्रेड की बात की है। चाइना में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो $1 बिलियन का इंपोर्ट करता था। जब आप छोड़ के गए थे $65 बिलियन था। आप यूएस की बात कर लेते ना, $130 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं, जिसमें से 88 बिलियन। जब वो छोड़ के गए थे उससे 11 साल आगे आ चुका है देश। कौन सा आपने ट्रेड डेफिसिट कम कर दिया चाइना के साथ? ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ा है चाइना के साथ। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन 1 बिलियन से लेकर 65 बिलियन कैसे हो गए 10 साल में? अरे इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए संजय भाई, इसका जवाब दीजिए, संजय भाई इसका जवाब दीजिए। रशिया जो भारत का इतना, अरे संजय जी सुनते नहीं आप, संजय जी सुनते नहीं आप, संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, संजय जी इसकी चीजें, अरे चिल्लाने से नहीं होगा, दुनिया खो जाएगी, चिल्लाने से नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल, हाँ छोटा सा सवाल, अगर ट्रंप प्रशासन भारत की बातें नहीं मानता है तो आप मानेंगे कि डिप्लोमेसी फेल हो गई? नहीं, देखिए ट्रंप प्रशासन, ये बताइए, हम तो बार बार, हमारे सर ने बहुत अच्छी, कुलकर्णी सर ने बोला 98 में जब हम लोगने न्यूक्लियर
टेस्ट किया था तो उस समय सेंक्शन लगा था, उसके बाद 2006, 7 में 8 में चले, लेकिन एक लगा बात, था। इतनी उसके सारी बाद बातों कहाँ पे के लगा था? बावजूद, ठीक। आपको सेंक्शन लगाता रहा है। नहीं, इतनी सारी बातों के बावजूद एक बात पर तो हम सब सहमत हैं। देश में अमेरिका खड़ा था, ओके। क्या हम टूटे? सर, समय खत्म। नहीं टूटे, समय खत्म। यही तो हमारी समझ ओके। नहीं है। नहीं, टूटेंगे हम भी नहीं। अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने देश हित में काम संजय जी, करेंगे। संजय जी, हम उनके हित में सुनिए, काम नहीं जो करेंगे। बात आप कह रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, अगर संजय जी, आप संजय जी, बोलोगे, सुनिए, संजय my सुनिए। dear friend, तो हमारे संजय जी, सुनिए, समय खत्म हो चुका है। आप हमें आग दिखाओगे तो हम भी आपको आग रुकिए दिखाएंगे। रुकिए संजय जी, जहां तक आग दिखाने की बात है, 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हर उस वक्त खड़े हैं जब कोई हमें आग दिखाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सवाल तो पूछे जाएंगे, और हम सब ये मानते हैं कि कोई भी देश भारत को ये नहीं कह सकता कि तुम ये ऐसे करो, वैसे करो और हमारी शर्तों पर करो। हम अपनी नीति अपने हिसाब से बनाएंगे, चाहे किससे तेल खरीदना है और किसको क्या देना है, ये अपने हिसाब से करेंगे। ये हम सब इस बात पर सहमत हैं। आई थिंक महिमा जी भी इस पर सहमत होंगी, महिमा जी इससे अलग नहीं होंगी। हाँ, कुछ सवाल हैं और वो पूछे जाएंगे और पूछे जाने भी चाहिए।